नमस्कार। आज हम दो दुनियाओं की पड़ताल करने जा रहे हैं जो दिखने में तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जिनके नियम हैरान करने वाले रूप से एक जैसे हैं। हाँ, एक तरफ है जंगल का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरी तरफ है हमारे अपने शरीर के अंदर बहने वाली खून की एक बूंद। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नोट्स जैसे हैं, लेकिन हम इनमें छिपे उन गहरे कनेक्शंस को ढूंढ निकालेंगे जो दिखाते हैं कि जीवन, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, एक ही धुन पर काम करता है। बिल्कुल, ये सोचना ही फैसिनेटिंग करता है कि जिस नियम से एक शेर अपनी ऊर्जा पाता है, शायद उसी तरह का कोई सिद्धांत हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में भी काम करता हो। ये एक तरह से मैक्रो और माइक्रो को समझने जैसा है। एकदम सही। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ जंगल और जानवरों के बारे में तो नहीं है ना? सही पकड़ा। जब मैं इकोलॉजी सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में अमेज़न के जंगल या समुद्र की गहराई की तस्वीरें आती हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारे स्रोतों में सबसे पहले कुछ नाम दिए गए हैं, हैकेल, हम्बोल्ट और ओडम। ये कौन है? इस कहानी के मुख्य किरदार हैं क्या? एक तरह से कह सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें प्रकृति को देखने का एक नया नजरिया दिया। अर्नस्ट हैकेल ने तो बस इकोलॉजी शब्द दिया था। अच्छा। असली हीरो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्हें पारिस्थितिकी का पिता भी कहते हैं। वो पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया भर में घूमकर ये समझा कि किसी जगह का पहाड़ या वहां की नमी, वहां उगने वाले पौधों और रहने वाले जानवरों को कैसे तय करती है। मतलब हर चीज जुड़ी हुई है। हाँ, और फिर आए यूजीन ओडम, जिन्होंने इन सब बिखरी हुई जानकारियों को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाया। उनकी दी हुई परिभाषा ही सब कुछ कह देती है। कोई भी जीव अपने आसपास के माहौल से कैसे जुड़ा है, इसी रिश्ते का नाम पारिस्थितिकी है। मतलब एक जीव और उसका पर्यावरण। हमारे नोट्स इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक और एबायोटिक। ये तो सुनने में स्कूल की साइंस क्लास जैसा लगता है, पर यह बहुत गहरा विचार है। इसे ऐसे समझिए कि इकोसिस्टम एक नाटक है। नाटक? हाँ, जो जैविक मतलब बायोटिक घटक हैं, यानी पेड़, पौधे, जानवर, कीड़े, बैक्टीरिया, वो सब इस नाटक के कलाकार हैं, एक्टर्स हैं। ठीक है। और जो अजैविक यानी एबायोटिक घटक हैं, हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, तापमान, वो इस नाटक का मंच है, स्टेज और लाइटिंग है। अब बताइए, बिना मंच के कलाकार क्या करेंगे? कुछ नहीं। और बिना कलाकारों के खाली मंच का भी क्या मतलब? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जंगल में पेड़ जो एक कलाकार है, उसे उगने के लिए मिट्टी और पानी यानी मंच चाहिए ही चाहिए। वाह, ये एनालॉजी अच्छी है। द एक्टर्स इन द स्टेज। अब यहाँ कुछ पिरामिड दिखाए गए हैं, संख्या, जैव भार और ऊर्जा का, और इनमें से एक उल्टा भी है। एक मिनट, यहाँ तो दिमाग घूम गया। एक उल्टा पिरामिड, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये उलझन जायज है और यहीं पर इकोलॉजी दिलचस्प हो जाती है। ये पिरामिड असल में एक खाद्य श्रृंखला में कौन किसको खाता है और उससे क्या मिलता है, इसका हिसाब किताब है। अच्छा। संख्या का पिरामिड तो सीधा है, मतलब उत्पादक जैसे घास फूस सबसे ज्यादा होते हैं, उन्हें खाने वाले टिड्डे उनसे कम, और टिड्डों को खाने वाले मेंढक सबसे कम। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन जैव भार यानी बायोमास वाला पिरामिड उल्टा कैसे हो सकता है? यही तो मजेदार अपवाद है। जैव भार का मतलब है किसी स्तर के सभी जीवों का कुल वजन। जमीन पर यह सीधा होता है। सोचिए, एक जंगल के सारे पेड़ों का वजन वहां के सारे हिरणों से कहीं ज्यादा होगा। हाँ, ये तो जाहिर है। लेकिन समुद्र में कहानी पलट जाती है। वहां उत्पादक हैं फाइटोप्लैंक्टन, बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव। ओके। किसी भी एक समय पर समुद्र के एक हिस्से में मौजूद इन फाइटोप्लैंक्टन का कुल वजन उन्हें खाने वाली छोटी मछलियों के कुल वजन से कम होता है, और उन छोटी मछलियों का वजन एक बड़ी व्हेल से कम हो सकता है। ये तो बहुत अजीब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी एक समय पर शिकारियों का कुल वजन अपने शिकार से ज्यादा होता है, तो फिर वो भूखे क्यों नहीं मरते? क्या फाइटोप्लैंक्टन बहुत तेजी से बढ़ते? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। फाइटोप्लैंक्टन का जीवन बहुत छोटा होता है और वो अविश्वसनीय तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वो पैदा होते हैं, खाए जाते हैं और उनकी जगह तुरंत नए आ जाते हैं। अच्छा। तो भले ही किसी एक पल में उनका वजन कम हो, लेकिन वो इतनी तेजी से खाना बना रहे होते हैं कि पूरे इकोसिस्टम का पेट भर जाता है। यह एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है जिसका गोदाम हमेशा छोटा दिखता है, लेकिन प्रोडक्शन 24 घंटे चलता रहता है। और ऊर्जा का पिरामिड वो हमेशा सीधा रहता है
इसका कोई अपवाद नहीं। कोई अपवाद नहीं। ऊर्जा का नियम पत्थर की लकीर है। ये हमेशा एक ही दिशा में बहती है और हर कदम पर घटती है, कभी बढ़ती नहीं। और इसी एक नियम पर पूरी खाद्य श्रृंखला की बनावट टिकी है। और यहीं पर वो 10% का नियम आता है ना, लिंडमैन का सिद्धांत। एकदम। मतलब अगर पौधे ने सूरज से 100 यूनिट ऊर्जा ली तो उसे खाने वाली बकरी को सिर्फ 10 यूनिट मिलेगी, और बकरी को खाने वाले शेर तक सिर्फ 1 यूनिट पहुंचेगी। बाकी 90% कहाँ चली जाती है? हवा में उड़ जाती है। एक तरह से हाँ, वो 90% ऊर्जा जीव अपनी जिंदगी चलाने में खर्च कर देता है। सांस लेने में, चलने फिरने में, शरीर गर्म रखने में। वो ऊर्जा उसके शरीर का हिस्सा नहीं बनती। अच्छा। इसे आप प्रकृति का ट्रांजैक्शन टैक्स कह सकते हैं। हर लेन देन पर 90% का टैक्स। वाह। इसी वजह से खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। 4 या 5 स्तर के बाद ऊर्जा इतनी कम बचती है कि किसी और का पेट ही नहीं भर सकता। ये तो सोचने वाली बात है। और इसका एक गहरा मतलब भी है। जब कोई इकोसिस्टम तबाह होता है तो सबसे पहले टॉप प्रेडेटर्स जैसे शेर या बाज गायब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बेहद अक्षम मतलब इनएफिशिएंट ऊर्जा चेन के आखिरी में होते हैं, जहां ऊर्जा की सबसे ज्यादा कमी होती है। इंडिया, ये किसी शहर के मेट्रो मैप जैसा लग रहा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। चार्ल्स एल्टन ने हमें यही समझाया, प्रकृति में ऐसा सीधा हिसाब नहीं होता कि एक जीव सिर्फ एक ही चीज खाता है। सांप मेंढक भी खा सकता है और चूहा भी। सही है। बाज सांप को भी खा सकता है और खरगोश को भी। जब ये सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं तो एक जाल बन जाता है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि सिस्टम का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। कैसे? अगर आपने मेंढक हटा दिए तो न सिर्फ सांप भूखा रहेगा, बल्कि उन कीड़ों की संख्या भी बढ़ जाएगी जिन्हें मेंढक खाता था। पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति में ऊर्जा का ये प्रवाह और ये जटिल जुड़ाव वाकई हैरान करने वाला है। हर स्तर पर 90% ऊर्जा खो जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने शरीर के अंदर, जो खुद में एक बंद इकोसिस्टम जैसा है, वहां ऊर्जा और संसाधनों का ट्रांसपोर्टेशन कितना कुशल होना चाहिए। क्या बेहतरीन ट्रांजिशन है। बिल्कुल सही। अगर बाहरी इकोसिस्टम में ऊर्जा की इतनी बर्बादी होती है तो हमारे शरीर के आंतरिक इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा। और इस एफिशिएंसी का सारा दारोमदार हमारी जीवन की नदी यानी रक्त पर है। हाँ, ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हर कोशिका तक जरूरी सामान पहुंचाता है और वहां से कचरा उठाता है। हमारे स्रोतों में रक्त के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये सुनने में भारी भरकम लगता है। इसे तोड़कर समझते हैं। कहने को तो खून एक तरल पदार्थ है, लेकिन असल में ये एक ऊतक यानी टिश्यू है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है। अच्छा। ये संयोजी यानी कनेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग को पैर के अंगूठे से और फेफड़ों को हर कोशिका से जोड़ता है। और ये हमारे शरीर का अकेला ऐसा टिश्यू है जो बहता है। और इसका पीएच मान 7.4 है। ये आंकड़ा सुनने में छोटा लगता है, पर क्या ये इतना जरूरी है? बहुत ज्यादा। ये हमारे शरीर के सबसे सख्त नियमों में से एक है, क्योंकि अगर ये पीएच 7.35 या 7.45 से जरा भी इधर उधर हो जाए तो हमारे शरीर के सारे एंजाइम्स और प्रोटीन काम करना बंद कर सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री ठप हो जाएगी। मतलब हमारा आंतरिक इकोसिस्टम बहुत सटीक संतुलन पर चलता है। एकदम। प्रकृति में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल जाता है, पर यहाँ नहीं। और इस खून का ज्यादातर हिस्सा, करीब 55% तो लाल है ही नहीं, वो प्लाज्मा है जो पीले रंग का होता है। और इसमें कुछ कमाल के प्रोटीन्स हैं, हेपेरिन, फाइब्रिनोजिन। ये एक लिस्ट जैसी लग रही है। चलिए इसे एक कहानी बनाते हैं। सोचिए हमारे प्लाज्मा में 2 मैनेजर हैं जिनका काम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। एक है हेपेरिन। इसका काम है ट्रैफिक को हमेशा चालू रखना, ये देखना कि खून नसों में कहीं जम ना जाए और ट्रैफिक जाम ना हो जाए। ठीक है। और दूसरा है फाइब्रिनोजन, जो एक्सीडेंट होने पर यानी चोट लगने पर तुरंत काम पर लग जाता है और सड़क को ब्लॉक कर देता है, यानी खून का थक्का जमा देता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वाह, एक ट्रैफिक पुलिस वाला और एक एक्सीडेंट रिपेयर टीम। बिल्कुल। और ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर के बाउंसर हैं। ये एंटीबॉडी बनाकर किसी भी बाहरी घुसपैठिए जैसे बैक्टीरिया या वायरस को पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। और एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रेशर मैनेजर है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारी नसों में पानी का सही दबाव बना रहे। वाह, तो प्लाज्मा तो अपने आप में एक पूरी मैनेजमेंट टीम है। अब आते हैं सबसे फेमस खिलाड़ियों पर, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज। ऑक्सीजन के डिलीवरी बॉय। हाँ, और ये बहुत ही समर्पित डिलीवरी बॉय हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स है।
और मजे की बात यह है कि ज्यादा ऑक्सीजन ढोने के लिए इन्होंने अपना दिमाग यानी न्यूक्लियस ही बाहर फेंक दिया। क्या? हाँ, एक विकसित आरबीसी में केंद्रक नहीं होता ताकि अंदर हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके। ये प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। मतलब इन्होंने ज्यादा सामान ढोने के लिए अपनी गाड़ी से ड्राइवर की सीट ही हटा दी। हाँ, कह सकते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन में हेम यानी आयरन होता है, जिसकी वजह से खून का रंग लाल है। और इनका जीवन चक्र भी बहुत व्यवस्थित है। जन्म अस्थिमज्जा में और 120 दिन बाद मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा गया है। हाँ, लेकिन प्लीहा सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, एक ब्लड बैंक भी है। ये आपात स्थिति के लिए कुछ रक्त जमा करके रखता है। जब कोई आरबीसी पुरानी या कमजोर हो जाती है तो वो प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं, ताकि नई और स्वस्थ कोशिकाओं के लिए जगह बन सके। मतलब हमारे शरीर का अपना रिसाइकलिंग प्लांट। एकदम। तो अगर आरबीसीज ऑक्सीजन पहुंचाती हैं तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs लड़ती हैं। ये हमारे शरीर की सेना है। बिल्कुल, ये हमारे आंतरिक इकोसिस्टम के सैनिक हैं। इनका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स है। संख्या में ये बहुत कम होती हैं, लेकिन इनका काम सबसे बड़ा है, शरीर की रक्षा करना। और जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है? जब इनकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तो वो हमारे अपने शरीर के लिए ही खतरा बन जाती है। इसी स्थिति को हम ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। ये एक ऐसी सेना की तरह है जो अपने ही देश पर हमला करने लगे। आरबीसीज ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, WBCs लड़ती हैं, तो फिर प्लेटलेट्स का क्या काम है? क्या ये सिर्फ गैप भरने के लिए है या इनका कोई और बड़ा रोल भी है, खासकर जब डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं? प्लेटलेट्स हमारी इमरजेंसी रिपेयर क्रू हैं। इनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। जैसे ही शरीर में कहीं कोई कट लगता है या नस फटती है, लाखों प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर एक जाल बना लेती हैं और उस लीक को बंद कर देती हैं। और डेंगू में? डेंगू का वायरस सीधा इन्हीं पर हमला करता है। वो इस रिपेयर क्रू को ही खत्म कर देता है, जिससे शरीर में अंदर ही अंदर खून बहने का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए डेंगू में प्लेटलेट काउंट पर इतनी नजर रखी जाती है। और अंत में आते हैं ब्लड ग्रुप AB, ABO। ये वर्गीकरण किस आधार पर होता है? ये एंटीजन क्या चीज है? एंटीजन को आप कोशिका का ID कार्ड समझ सकते हैं। अच्छा। हर आरबीसी की सतह पर एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो उसका ID कार्ड है। जिनके पास A टाइप का ID कार्ड है उनका ग्रुप A है। जिनके पास B टाइप का है उनका B। जिनके पास दोनों हैं वो AB। और जिनके पास कोई ID कार्ड नहीं है वो O है। तो जब खून चढ़ाया जाता है तो शरीर बस ये चेक करता है कि आने वाली कोशिका का ID कार्ड दोस्त का है या दुश्मन का। O नेगेटिव इसीलिए यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसकी कोशिकाओं पर कोई ID कार्ड ही नहीं होता, तो कोई भी शरीर उसे दुश्मन नहीं समझता। तो ये थी हमारी पड़ताल, एक विशाल जंगल के नियमों से लेकर हमारे अंदर बहती खून की बूंद तक। हमने देखा कि कैसे दोनों ही स्तरों पर जीवन एक संतुलन, एक आपसी निर्भरता और ऊर्जा के प्रवाह पर टिका है। निष्कर्ष यही है कि जीवन हर स्तर पर एक अद्भुत और नाजुक तंत्र है, चाहे वो जंगल में 10% का ऊर्जा नियम हो या हमारे रक्त का 7.4 का pH मान। कि हमने देखा कि बाहरी इकोसिस्टम में एक लिंक टूटने से पूरा जाल बिखर सकता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के आंतरिक इकोसिस्टम में, जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं, तनाव या गलत खान-पान जैसी चीजें किस कड़ी को सबसे पहले तोड़ती होंगी? हमारे शरीर के टॉप प्रेडेटर कौन है जो सबसे पहले खतरे में आते हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।